वो कल्चर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए है, वो कम्युनिटी के लिए नहीं है। उसकी सोच एक फेडरल लेवल का मुल्क बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या एक दूसरे को सपोर्ट करना नहीं है, वो ज़ात बरादरी इस पे बेस्ड है। पीछे आते हैं, जब हम कहते हैं कि ये जो मुल्क है ये एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है और यहाँ पर इसने रूस को भी हराया और उसने अमेरिका को भी हराया और इसमें चंद हज़ार तालिबान ने एक ओवरवेलमिंग फोर्स जो थी अफ़गान आर्मी को, उसको हराया, तो ये इसका क्या मतलब है? लेट्स काइंड ऑफ लुक एट इट। सो अब हम इसमें बहुत पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद रशिया। सो रूस आता है और वो अफ़गानिस्तान में घुस जाता है। अफ़गानिस्तान वही, बाहर से आप आ रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी नहीं है, आपने हफ्ते में कब्जा कर लिया। लेकिन अब रूस उसको गवर्न नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ऐसी प्रिंसिपैलिटीज़ को गवर्न करना एक अज़ाब है। आपने क्या गवर्न करना है? इनको आप बचपन से दोबारा से पढ़ाना लिखाना, इनमें वो कल्चरल वैल्यूज़ चेंज करना शुरू करोगे टू क्रिएट दैट स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट विच विल हैव और विच विल बी एबल टू क्रिएट कार्स, राइट। और फिर अमेरिका बीच में आ जाता है। अमेरिका बीच में आके वैसे ही लड़वाना शुरू करता है कि जी रूस को मैं मारूंगा, बिकॉज दैट्स अ बेयर ट्रैप फॉर देम, और वो आके पैसा देना शुरू करता है। अब अमेरिका के साथ कौन आता है? सऊदी अरब आता है। सऊदी अरब क्यों आता है? उसमें आपको ऑल्दो दैट्स अ सेपरेट इशू, बट आप ये देखें ना कि अराउंड 1930s में सऊदी अरेबिया फॉर्म हो रहा है। हाउस ऑफ साउद ने सऊदी अरेबिया जब बनाता है, तो जो 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 हाउस ऑफ साउद है, जिनकी वैल्यू पैसा जो के बादशाहत है सऊदी अरेबिया की, द हाउस ऑफ साउद, वो उनकी $1 ट्रिलियन में वेल्थ रन करती है। और वो ज़ाहिर है उनके यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह उनके शहज़ादे तमाम दुनिया में बड़े उनके। अब ये सारी बातों को, उस पैसे को और उनकी हरकतों को ओवरलुक करने के लिए सऊदी माहौल में, जहाँ पर एक ऐसा माहौल है जिसमें औरत को गाड़ी चलाने की, ड्राइविंग करने की भी परमिशन अब मिल रही है, तो उसमें जो वहाँ का मौलवी या दूसरा जो ब्रांड है जो कि हाउस ऑफ साउद को अपोज्ड है, उसको अपीज़ रखने के लिए सऊदी हाउस ऑफ साउद $बिलियंस देता है और उनको ये इख्तियार भी देता है कि यार ज़रा पॉपुलेशन को डंडा लगा करा के रखो। उनको एक थानेदार सा बनाया है। वैसे वो लोगों को कोड़े भी मारते हैं, फांसियाँ भी देते हैं, जो भी हाथ भी काटते हैं, जो भी करते हैं, बट एज़ लॉन्ग एज़ आप सरकार की तरफ या बड़े आदमी की तरफ ना देखो या हुकूमत की तरफ ना देखो, तो बाकी यू आर ऑलमोस्ट फ्री टू डू वट एवर यू वांट टू डू। अमेरिका को भी ये सूरत हाल सूट करती थी। सो सऊदी अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ में जो उनकी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वो है, जिसके तहत सऊदी डोनेशन या सऊदी पैसा दुनिया के तमाम ममालिक में जाता है। अफ़गानिस्तान की वॉर में रशिया के साथ, रशिया के अगेंस्ट अमेरिका के साथ, सऊदी मनी ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग इन एंड $बिलियंस आते हैं। आप तमाम दुनिया से और लोग लेके आते हो, कोई बात नहीं, दिस इज पॉलिटिक्स, यू हैव टू लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप उसको कंटेन नहीं करते और अपने नॉन मटीरियल कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं करते, उस कल्चर से जो आप क्रिएट कर रहे हो वो सिर्फ वो जंग लड़ने के लिए, तो मसला ये होगा कि आपकी अपनी सोसाइटी का कल्चर उस तरह होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो होना शुरू हो जाएगा तो अब आपको पता है कि आपके साथ नेक्स्ट क्या होना है। बट इन एनी केस हमने तो वो बेवकूफ़ी की कि हमने अपने कल्चर को उससे प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि शायद हमने एक्टिवली उसको उस तरफ धकेलने की कोशिश की। एक दिन रूस चला जाता है अफ़गानिस्तान से हार के। हमने कहा कि जी अफ़गानियों ने जनाब मार भगाया बड़ी एम्पायर को, सुपर पावर को, अच्छी बात है जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब वहाँ पे होता क्या है, जब फेडरल अथॉरिटी अफ़गानिस्तान में रूस ने बनाने की कोशिश की तो ज़ाहिर दे डिडंट सक्सीड, दे वेंट अवे। अब अचानक वो तमाम लोग जो कि इकट्ठे थे और लड़ रहे थे रूस के ख़िलाफ़, और अमेरिका भी चला जाता है और सऊदी अरब को भी अपना इंटरेस्ट है, वो जहाँ भी चला जाता है। तो अब
वो तालिबान की जो हैं वो फेडरल अथॉरिटी बनाने के चक्कर में होते हैं, सॉरी उस वक्त मुजाहिदीन है, लेकिन ज़ाहिर है वो तो फेडरल अथॉरिटी नहीं बनेगा। जैसे मैंने कहा वो तो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। अभी तक वो यूनाइटेड थे रूस के ख़िलाफ़, उनको पैसे कहीं और से आ रहे थे तो वो लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो थ्रेट चली जाती है तो वो करते हैं जो वो हमेशा से करते हैं, आपस में लड़ना शुरू हो गए। वो आपस में लड़ते लड़ते इतने हालात ख़राब हो जाते हैं कि इट वाज प्रेजेंटली इट वाज एन एनार्की देयर। आई रिमेंबर उस वक्त हम कोयटा में होते थे और हर थोड़े अरसे बाद इट इज़ सैड कि जी हर गली मोहल्ले के लेवल पर छोटे छोटे वॉरलॉर्ड्स ने, कंप्लीट एनार्की थी, उनके अपने गनमैन बैठे हुए हर एक से पैसे ले रहे हैं, जो मतलब कंप्लीट एनार्की। उस कंप्लीट एनार्की में से तालिबान फिर गवर्नमेंट बनाना शुरू करते हैं। वो गवर्नमेंट कितनी इफ़ेक्टिव होती है कितनी नहीं होती, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब होते हैं, या एक अजीब सी सूरत हाल थी। और ये जो मैं हालात आपको बता रहा था कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड में जब हम गुड्स यहाँ से उस गवर्नमेंट को देने की कोशिश करते थे तो ये तालिबान का दौर था। सो देयर नेवर वॉज एनी स्ट्रॉन्ग फेडरल अथॉरिटी। अब होता यह है कि एक ऐसा अफ़गानिस्तान जो कि वीक है, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, जो किसी का सॉलिड कंट्रोल नहीं है, तो उसमें वो जो सऊदी इन्फ्लुएंस है, जो एंटी हाउस ऑफ सऊद है, ओसामा बिन लादेन एंड दैट काइंड ऑफ ग्रुप्स, दे स्टार्ट मूविंग इन सच कंट्रीज, क्योंकि उस मुल्क में कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर नहीं है। तो फॉरेन एलिमेंट जिसने जो करना चाहता है वो वहाँ आ जाता है। अच्छा, अब वो पैसे भी लाए हैं, वो जो भी कर रहे हैं, और उन्होंने वहाँ से, अब हम आते हैं सितंबर 11 पे। सितंबर 11 में 19 आदमी यूएस में 4 जहाज़ों से अटैक करते। वेल, उस 19 में 15 सऊदी सिटीजन्स हैं, 2 यूएई के सिटीजन्स हैं, एक लेबनीज़ है और एक कहाँ का है मैं अब भूल गया। बहरहाल, सो ये जो 15 लोग हैं प्रिडोमिनेटली तो सऊदी अरेबिया से अटैक, सऊदी सिटीजन हैं, लेकिन अमेरिका ने अब कुछ तो करना है। सो अमेरिका कहाँ पे जाएगा? अमेरिका सऊदी अरब पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो उसका बहुत बड़ा एलाय है। और फिर दूसरा इशू ये है, ये जो प्लानिंग हुई है ये तो उस एलिमेंट से हुई है जो सऊदी अरेबिया से रेडिकलाइज होकर यहाँ आया हुआ अफ़गानिस्तान में। सो अमेरिका अफ़गानिस्तान पे अटैक कर देता, और अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका आता है तो फिर वही वाली बात है, बहुत आसान काम है, हम उसे कॉन्कर करना, तो अफ़गानिस्तान को कोई मसला ही नहीं है, तालिबान को अपने हफ्ते में मार के फ़र्क कर दिया। अब अफ़गानिस्तान में अफ़गान आर्मी क्रिएट करना, एक सेंट्रल स्ट्रक्चर क्रिएट करना, आइडियली तो अमेरिका को इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। एनी स्मार्ट इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेशन वुड नॉट हैव गॉटन इनटू इट कि भाईजान ज़रूरत क्या है, आओ जो यहाँ से जहाँ से गंद हो रहा है उनको मारो पीटो, जो मर्ज़ी करो, कत्ल करो, जो भी तुमने करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने आप को सेफ रखने के लिए जो करना ज़रूरी है वो करो, बट डोंट गेट इनटू नेशन बिल्डिंग ऑफ दिस कंट्री बिकॉज यू कांट, इट्स सच अ लॉन्ग हॉल, और उससे शायद आपको फ़ायदा नहीं, आपको तो आप इन्वेस्ट ही करोगे। थोड़ा सा अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड भी था, और फिर वो सियासतदान और तरह सोच रहे होते हैं और ट्रूप्स ऑन ग्राउंड और तरह सोच रहे होते हैं। सो ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स एंटर्स अफगानिस्तान इन 2001, इट रैपिडली मूव्स टू इराक, और फिर वो इराक से 2009 में कहीं जाके निकल रहा है, 10 साल तक तो अफ़गानिस्तान पे एक ऐसी फोर्स सी छोड़ के उसको उसने पकड़ा हुआ है, और इराक पे कहीं बिजी है। फिर उसका फोकस दोबारा वापस आता है एंड अगेन ट्राइज टू मेक दिस नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़, विच don't mean to sound careless, but आप आके दूसरे का कल्चर और उसकी सिविलाइजेशन तब्दील करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये आपकी नेशन ने खुद अपने लिए करना होता है। सो अमेरिका 20 साल रहता है। मैं प्रेसिडेंट ओबामा की बुक है द प्रॉमिस्ड लैंड वो पढ़ रहा था, और जब आप वो पढ़ते हो तो आपको एक बड़ी इंसाइट मिलती है ऑफ हाउ the Democrats think about Pakistan and Afghanistan. How President Biden, जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं ओबामा के,
उनका मेंटल स्टेट क्या, या डेमोक्रेट्स का ओवरऑल मेंटल स्टेट क्या। सो ज़ाहिर बाइडन की हुकूमत आती है, वैसे भी पहले से ट्रंप ने कहा हुआ है कि जी हमने निकलना है अफ़गानिस्तान से, बाइडन भी उठाता है उसे। क्या अफ़गान आर्मी इतनी जल्दी उसको कोलैप्स करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। क्या अमेरिकियों को ये बात पता थी? ग्राउंड लेवल पे हर अमेरिकी को ये बात पता थी। क्या पॉलिटिशियंस को ये बात पता थी? वेल, पॉलिटिशियंस तक जब ग्राउंड से बात पहुंचती है तो वो काफ़ी डिस्टॉर्ट करके पहुंचाई जाती है, जैसे तमाम दुनिया में होता है, क्योंकि उन तक वो बात पहुंचाई जाती है जो वो सुनना चाह रहे होते हैं। अमेरिका डिड नॉट वांट टू बी इन अफगानिस्तान एनी मोर। मतलब उन्होंने क्या लेना था उधर से। और अगर वैसे भी वहाँ पर कोई फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं जी मादनियात हैं तो फलाना है तो धमाका है, या तेल निकलना है, या जो भी मादनियात निकलनी है, तो वो अल्टीमेटली उन्होंने पकड़ के उस मादनियात के ऊपर तो नहीं बैठ जाना ना, बेचना ही है। तो आप वहाँ ना भी हों तो आपको ही बेचना है, और किसको बेचना है। सो दैट कॉन्सेप्ट कि जी आप वहाँ पे जाके इसलिए कब्जा कर लें कि जी हाँ, फॉर यू टू क्रिएट बेसिस देयर इट्स पॉसिबल, बट देन देव गॉट प्लेंटी ऑफ अदर प्लेसेस टू डू दैट टू। सो अब अमरीकी जो ऊपर बैठा हुआ है उसको भी अंदाज़ा था, सच्ची बात यह कि जी ये जो अफ़गान आर्मी है इसने कोलैप्स करना है। अब अफ़गान आर्मी ने क्यों कोलैप्स करना था? अफ़गान आर्मी ने कोलैप्स इसलिए करना था क्योंकि पहली तो बात यह है कि जब आप कहते हैं ना कि ये 3 लाख की अफ़गान आर्मी थी या 4 लाख की अफ़गान आर्मी थी, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इतनी थी कभी नहीं। इसमें से आधी तो होनी है कागज़ों पे। द वे आई अंडरस्टैंड दोज पीपल इज़ के कागज़ों पे होनी है और उनकी तनख्वाहें आ रही होनी है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 60,000 लोग तो अफ़गान आर्मी के मरे हैं इस दौरान जब तक वो आर्मी बन रही थी। तो अगर 3 लाख की भी आर्मी थी फ़र्ज़ करें, तो उसमें से 60,000 बंदा जो कि ट्रेन होता था और मर जाता था, तो क्या एक एवरेज अफ़गान को, जिसकी ना पीछे एजुकेशन है, ना उसको कुछ साइंस, ना फिज़िक्स, ना फलाने का पता है, एक अमेरिकन वॉरफेयर मशीनरी के लेवल पे ट्रेन करना, पहली तो बात है पॉसिबल नहीं। बिकॉज आपके पास एक सही रॉ मटेरियल होगा तो आप उसको वॉरफेयर पे ट्रेन करोगे ना। मतलब आर्टिलरी पे नोटोरियस थी अफ़गान आर्मी, बिकॉज वो उसकी ट्रजेक्टरीज कर ही नहीं ठीक तरह सकते थे कि हमारा फायर जा किधर रहा है। उसके लिए भी आपको पढ़े लिखे पीछे सोल्जर्स चाहिए होते हैं जिनको आप उस लेवल पे ट्रेन कर सकते हो। और अमेरिकन मॉडल ऑफ वॉरफेयर जो कि हाईली रिलायंट है एयर कवर पे, जो कि हाईली रिलायंट है आर्टिलरी के कवर पे, वो एक ऐसे लोगों को ट्रेन करना जिनके पीछे एजुकेशन और बैकग्राउंड ही कोई नहीं है, वो एक बहुत मुश्किल काम है। सो क्या अफ़गान आर्मी एक इफ़ेक्टिव आर्मी थी? वह सच्ची बात है, नहीं थी। क्या ये बात अमरीकियों को पता थी? उनके सोल्जर्स को फॉर श्योर पता थी, उनके ऑन ग्राउंड कमांडर्स को भी फॉर श्योर पता थी। क्या ये अमेरिकन आर्मी, ये जो अफ़गान आर्मी थी, इसने उनके सामने खड़े होना था? तालिबान के सामने कभी भी नहीं होना था, ये भी उनको पता था, बिकॉज वो स्ट्रक्चर ही इतना करप्ट था उनकी गवर्नमेंट का भी पीछे, कि वो ट्रूप्स ने तो बेचारे ने तब लड़ेगा ना कि अगर आपको पीछे से डायरेक्शन ठीक आ रही होगी, आपकी सप्लाई लाइंस ठीक होगी। एक जंग लड़ना कोई एक आदमी ने थोड़ी लड़नी हो, तो एक पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। और एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि सब के सब करप्ट हैं, जो कि पीछे एक लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, सारे सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर्स ही नहीं बनाने वाले, तो उसकी अफ़गान आर्मी ने कोलैप्स करना था और इतनी जल्दी करना था। और एक्चुअली पॉलिटिकल लेवल पे बहुत से हायर अप अमेरिकियों को भी पता थी ये बात, लेकिन दे वर जस्ट होपिंग कि यार हम आराम से निकल जाएंगे। एक्चुअली निकलना उनको सूट करता। वो क्यों बैठ के इतना अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे खर्च करें और उस इलाके को स्टेबलाइज रखें? उस इलाके को छोड़ दो, वो डिस्टेबलाइज होगा। क्योंकि अब जबकि कोई स्ट्रॉन्ग फेडरल अथॉरिटी रही नहीं, तो अब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फेडरल अथॉरिटी कौन है? तालिबान। अब तालिबान आके ज़रा बना लेना स्ट्रॉन्ग फेडरल अथॉरिटी। उस खित्ते में ट्रेडिशन ही नहीं है स्ट्रॉन्ग फेडरल अथॉरिटी बनने का। अब तालिबान ज़रा एजुकेट कर लें, और जैसे ही वहाँ पे अनस्टेबिलिटी होगी, तो वो तो सिर्फ सर्वाइव ही इस बेसिस पे करते हैं कि उनको तो एक एनिमी चाहिए, जिस एनिमी पे वो चढ़ दौड़ें तो वो कंबाइन हो जाएंगे, और उनको कोई बाहर से पैसे देना शुरू कर दे और असला देना शुरू कर दे तो वो लड़ते रहेंगे। अदरवाइज दे आर नॉट गुड फॉर मच एट ऑल।
अब आखिरी सिर्फ 2 बातें रह गई जी। एक तो अफ़गानिस्तान में इसके बाद क्या होगा? वेल, अफ़गानिस्तान में इसके बाद फिर वही होगा जो कि पहले हुआ था। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर्स की जगह नहीं है, कल्चर नहीं है, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी थोड़ी देर बाद, बिकॉज अगेन लॉयल्टीज़ ग्रुप्स की हैं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटीज़ नहीं हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिस पे हम आते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने कल्चर को अफ़गानी कल्चर के करीब ले गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो आपके लिए उतना ख़तरा है, बिकॉज दैट विल नाउ स्पिल इनटू योर एरिया unless we have to handle this. It's a very very dangerous situation. आपके वज़ीर आज़म साहब इंटरनेशनली बैठ के कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ पे जब अटैक्स हुए तो वो हमारे अपने इंटरनल फ़ौज की तरफ से हुए और हमारी फ़ौज काफ़ी हद तक रेडिकलाइज्ड है। तो वही मैंने कहा ना, जो मैं प्रेसिडेंट ओबामा की किताब पढ़ रहा हूँ, तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि दुनिया क्या देख रही है। दुनिया देख रही है कि एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि आपकी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री इतनी रेडिकलाइज्ड इसमें एलिमेंट्स हैं, इसकी फ़ौज में इतने रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं जो कि अपने कमांडर के अगेंस्ट अटैक करने को तैयार थे, और आप ये कह रहे हैं कि आप अफ़गान तालिबान को भी सपोर्ट करते हैं। तो दुनिया को ये लगता है कि कैन दे टेक अ चांस on these radical elements to have access to nuclear weapons, और फिर कहीं पे भी क्या होगा उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में चीन आपके साथ खड़ा होगा, रूस आपके साथ खड़ा होगा, या कोई भी आपके साथ खड़ा होगा, तो एक्चुअली ये थ्रेट किसी को भी सूट नहीं करती अनलेस हम दुनिया को ये अश्योर कर सकें कि भाईजान अफ़गानिस्तान जाने, उसके मसाइल जाने, वो जाने, उनकी रेडिकलाइजेशन जाने, हमारा उनसे कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है। हम और हमारे एसेट्स टोटली सिक्योर हैं, और हम अलग हैं, और हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं, और हम रेडिकलाइजेशन को अपने अंदर नहीं आने देंगे। तो मे बी द वर्ल्ड विल गो विद अस, चाइना विल स्टैंड विद अस, एवरीबडी विल स्टैंड विद अस। But if we can't assure this to the world and give wrong signals to the world, it will be a very, very dangerous situation for Pakistan. My 2 bits on it, maybe. Take care of yourself.